सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, जी? ऐसा कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल, आवश्यकता के ही चलते कई सारे आविष्कार जो बने हाँ। और आगे चलकर जिन्होंने दुनिया को काफी फायदा दिया है। हाँ बिल्कुल, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो हम सोचते हैं कि भाई कैसे क्या किया जाए ताकि हमारा ये काम है ये सुविधाजनक हो जाए, या इस काम को हम आसानी से कर सके, इससे पार पा सके। और इसके लिए कई सारे आविष्कार हुए, और आविष्कार केवल हुए ही नहीं बल्कि धीरे धीरे उनमें बहुत सारे बदलाव होते गए समय के साथ। हाँ, समय के साथ और आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे बदलाव होते गए, और उन बहुत सारे बदलावों के बाद ही हमें जो इच्छा थी जिस चीज की, या जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी थी, उस चीज का जो है आविष्कार हुआ। बिल्कुल मंजू, जो अगर कोई नई चीज बनती है ना, तो उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है, फिर धीरे समय के साथ साथ और जरूरत के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता जाता है। जैसे कल मैं देख रही थी, टीवी देख रही थी, तो कल जो है बाईसाइकिल डे था, यानी विश्व साइकिल दिवस था कल। तो साइकिल में किस तरह से छोटे छोटे परिवर्तनों के बाद आज जो एक फाइनल प्रोडक्ट जो हम देखते हैं, उसमें कितने सारे बदलाव आए, ये मैंने देखा। और इसी तरह हर चीज के बारे में ये बात लागू होती है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और अगर जब आप साइकिल की बात कर रही हैं, तो जरूरत के हिसाब से ही इस साइकिल को और किस तरह से बदला गया, ये आज हम अपनी सखियों को बताएंगे। बिल्कुल, हमारा इशारा हमारी सखियां समझ गई होंगी। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम तेजस्विनी प्रियदर्शिनी की बात करेंगे, जो हमारी नन्ही सखी। और इसके अलावा पहले ये बता देते हैं कि आज और किन विषयों पर हम बात करेंगे। कल यानी कि 5 जून को होता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे। और चूंकि आज शुक्रवार है, तो खाने पीने का दिन भी होता है, व्यंजन विधियां भी हम बताएंगे अपनी सखियों को। और साथ ही साथ निखरना किसे पसंद नहीं है। हाँ। तो चेहरे पर बाहर से और अंदर से निखार किस तरह आए, कुछ उस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो ये सब बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम अपनी नन्ही सखी की बात करते हैं। वैसे सखी विशेष के अंतर्गत हम अपनी ऐसी बहुत सारी सखियों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने किसी क्षेत्र में एक विशेष मकाम हासिल किया हो, कोई विशेष योग्यता हो उनकी, या लेखन के क्षेत्र में हो या किसी आविष्कार के क्षेत्र में हो। लेकिन ये जो हमारी सखी है, ये केवल 14-15 वर्ष की है, और इसमें ही उन्होंने जो उनकी आवश्यकता थी कि एक वो स्कूल जाती थी, तो उन्हें स्कूल जाने के लिए बहुत साइकिल चलानी पड़ती थी, बहुत दूर था स्कूल, कई किलोमीटर दूर था, कई किलोमीटर दूर था, तो वहां जाना पड़ता था। उनके साथी भी थे बहुत सारे जो साइकिल से जाते थे, तो उन्हें थोड़ी परेशानी होती थी। तो उन्होंने सोचा कि किस तरह से इस काम को थोड़ा सा सुगम बनाया जाए। तो साइकिल में ही उन्होंने क्या परिवर्तन किए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बात वही है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है मंजू जी। तो तेजस्विनी प्रियदर्शिनी ने जो साइकिल बनाई, ये जो ट्रेडिशनल साइकिल होती है, जो पैडल से चलाते हैं, पैडल से नहीं बल्कि हवा के दबाव से चलती है। और ये जो हवा का दबाव है, वो आता है साइकिल के पीछे बंधे 10 किलो के सिलेंडर से। और ये सिलेंडर इस साइकिल को लगभग 60 किलोमीटर तक बिना रुके चला सकता है। अरे वाह, क्या बात है। और तेजस्विनी ने ये साइकिल ऐसे समय में बनाई है जब सारा विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी विशालकाय समस्या से लड़ रहा है, और ऐसे संसाधनों को बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि जैव ईंधन के प्रयोग में कमी आए। और इसके लिए पूरा संसार जो है वो सोलर ऊर्जा और वायु ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो चलती हुई गाड़ियां जिनसे बहुत धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, और प्रदूषण इस वक्त हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो ये भी एक बात थी जिसकी वजह से तेजस्विनी के मन में ये विचार आया कि किस तरह से हम कोई ऐसा वाहन बनाए जो सुगमता से चल भी सके और प्रदूषण को भी वो बढ़ाए ना। जी। तो राउरकेला के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली तेजस्विनी को ये जो आइडिया है, ये तब आया जब उन्होंने साइकिल रिपेयर की दुकान पर देखा कि एक मैकेनिक हवा के दबाव के इस्तेमाल से जो टायर उलझे थे उन्हें ठीक कर रहा था। अच्छा। तभी उन्हें ये आइडिया आया कि इस तरह का कोई प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, और आइडिया आते ही अपने पिता की मदद से
तेजस्विनी ने प्रयोग शुरू किए और कई डिजाइनों पर काम करने के बाद आखिरकार इन दोनों ने एक ऐसे सिलेंडर को तैयार किया जिसमें पानी भरने की सुविधा थी, दबाव मापने के लिए एक मीटर लगा था और टोटी को चालू करने के लिए एक बटन, और साथ ही अगर दबाव ज्यादा हो जाए तो उसे कम करने के लिए वाल्व भी लगा हुआ था। तो काफी सोच विचार करके ये बनाया गया। अब ये जब काम कैसे करता है, जब बटन ऑन होता है तो सिलेंडर से हवा का दबाव जो निकलता है वो निकलकर पैडल के चक्के के पास एक एयर गन लगी होती है, वहां तक पहुंचता है और 6 ब्लेड वाले चक्के को चलाता है और इससे जो साइकिल है वो चलने लगती है। हाँ, और इसकी एक विशेषता और ये भी है कि तेजस्विनी की बनाई साइकिल से दिव्यांग भी आसानी से आ और जा सकते हैं और इस तकनीक का उपयोग गाड़ियों या कारों में भी किया जा सकता है। तो सोचिए ना मंजू जी की एक छोटी सी बात सिर्फ मतलब उनके लिए छोटी बात नहीं थी। वो इतने किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर इतनी दूर स्कूल तक जाना, तभी उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि किस तरह से अपनी तकलीफ को थोड़ा कम किया जा सके और अपने साथ साथ औरों को भी फायदा पहुंचाया जा सके। और ये जो छोटी बात है ना, कोई भी चीज जो होती है ना, शुरुआत इन छोटी छोटी बातों से और इन छोटी आविष्कारों से ही होती है। तो हमारी ये जो नन्ही सखी है ये आगे भी इसी तरह सफलता की ऊंचाइयों को छूती रहे और विज्ञान के क्षेत्र में जब इनको रुचि है तो जाहिर सी बात है ये कुछ न कुछ और बड़ा करेंगे ही। तो इसके लिए हम इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बहुत सारी बधाई देते हैं और ये सफलता की ओर अग्रसर रहे, यही हमारी इनके लिए शुभकामनाएं होंगी। कोई नींद लिए जाता है, मेरी आँखों से कोई नींद लिए जाता है, मेरी
ये गीत हमने सुना और सखियों को बता देते हैं कि पूजा के फूल इस फिल्म का ये गाना था और आवाज सदाबहार लता जी की आवाज थी ये जी। और आकांक्षा, कल यानी 5 जून का जो दिन होता है उसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और पर्यावरण की चिंता करना इस समय कितना जरूरी है ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब इस कोरोना काल के दौरान मंजू, पर्यावरण का जो महत्व है वो हमें और अच्छे से समझ में आ गया कि जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा हमें ही भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और जैसे कि पेड़ पौधे, नदियाँ, पक्षी, ये सब हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इनकी उपयोगिता हर काल में जो है वो रेखांकित की गई है और बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसके प्रति उतने उदार नहीं हैं या फिर यूं कह सकते हैं कि उतने चिंतित भी नहीं हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि कोई एक पेड़ लगाया जाए या पानी के अंदर गंदगी ना डाली जाए या साफ सफाई रखी जाए। इस बात के प्रति हम बिल्कुल भी सचेत नहीं है और इसकी अभी आवश्यकता है और इसीलिए ये दिन हमें मनाने पड़ते हैं। तो कल यानी कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और ये पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसके लिए जागरूकता पैदा करना लोगों के बीच में और उन्हें सचेत करना, यही ये दिन मनाने के पीछे यही उद्देश्य है। और मंजू, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो ये पर्यावरण में जो जितने भी संसाधन है हमें लगता है कि ये सब तो हमारे लिए ही है। नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो पर्यावरण में जितने भी संसाधन उपस्थित हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है बल्कि हर उसके लिए है जिनका ये इस पर्यावरण में उतना ही योगदान है। जी, जैसे पशु पक्षी हो गए, पेड़ पौधे हो गए। अगर हम पानी का उपयोग कर रहे हैं तो ये चीजें उनके लिए भी उतनी ही जरूरी है। और अगर इन सभी चीजों में एक तालमेल बैठा के हम चलेंगे तो ये जो पर्यावरण है ये बचा रहेगा और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन आकांक्षा, हम ये बात कभी नहीं सोचते कि पर्यावरण केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि हर जानवर, हर पशु, हर पक्षी के लिए है। ये बात कभी हमारे दिमाग में आती ही नहीं है क्योंकि रहने के लिए जगह उनको, धरती पर उनको भी चाहिए, पानी उनको भी चाहिए, भोजन उनको भी चाहिए। इसके लिए अच्छा पर्यावरण होना चाहिए, ये उनके लिए भी आवश्यकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है बस हमारी तो जरूरत है, अंधाधुंध जो मन में आए, हमको गाड़ी रखने की जगह चाहिए तो हमने पेड़ को काट दिया। पेड़ लगाने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। और जैसे कि बहुत सारे जो निर्माल्य वगैरह या और भी कुछ जो कचरा होता है, हम जो भी पानी के स्रोत होते हैं उसमें बेधड़क डाल देते। कभी सोचते नहीं कि ये पानी के स्रोत अगर गंदे हो गए, खराब हो गए तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल मंजू, आपने कई जगह ये खबरें भी आई थी, अखबारों में छपी भी थी कि लॉकडाउन के दौरान जब हम सभी जब इंसान, खास मनुष्य घर में थे, ट्रैफिक नहीं था कहीं पे, कल कारखाने हर जगह बंद थे, मतलब कहीं से कुछ प्रदूषण नहीं हो रहा था, तो कई जगह जो जानवर थे वो अपने क्षेत्र से निकलकर बाहर आए थे। एक तरह से स्वच्छंद विचरण कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि पहली बार ये क्या हो रहा है कि हम इतने खुले में घूम रहे हैं बिना किसी डर के। बिल्कुल सही कहा। और उसी दौरान हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे पेड़ पौधे, उनके फलने फूलने का जो गति थी वो बढ़ गई थी। जिन पे फूल नहीं आ रहे थे उन पौधों पर फूल आने लगे थे और पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो ज्यादा हरी दिखने लग गई थी और वो बड़े अच्छी तरह से ग्रोथ, उनकी कह सकते हैं ना, वृद्धि उनमें होने लगी थी। तो वो भी कारण यही था कि उस समय जो है प्रदूषण थोड़ा कम हो गया था क्योंकि सारी गाड़ियां वगैरह सब बंद थी। इस कारण से यानी प्रदूषण का कितना असर होता है पर्यावरण पर, ये हमें पता चलता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जब जैसे कि इस महामारी के दौरान भी हमने देखा है कि बहुत सारे केमिकल का जब इस्तेमाल किया जाता है तब पक्षी किस तरह से प्रभावित होते हैं। कई बार हमने देखा कि बहुत सारा छिड़काव करने की वजह से पक्षी मर जाते हैं। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सारे केमिकल का या रसायनों का उपयोग हम ना करें और खास तौर से ऐसी रासायनिक चीजें जो घातक होती है उन्हें हम कई बार उन चीजों को हम पानी में फेंक देते हैं, तो उससे जो पानी में प्रदूषण फैलता है तो उसका असर हम मनुष्यों पर भी होता है और वही पानी खेती के लिए भी जाता है। तो जब रासायनिक पानी खेती के लिए जाता है तो वो हमारे लिए भी नुकसानदायक होता है। तो इसके लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम पानी को गंदा होने से बचाएं। बिल्कुल बचाएं और कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिया होती है वो अंत में जाकर हम ही को, यानी मनुष्यों की जो क्रियाएं हैं वो अंत में जाकर मनुष्यों को ही प्रभावित करती हैं और बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। और मंजू, विश्व पर्यावरण दिवस जब हम मनाते हैं तो हर साल उसकी एक थीम होती है
तो 2021 की जो थीम है वो है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, यानी कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए पर्यावरण की बहाली का हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। बिल्कुल, और इस पर्यावरण को बचाए रखने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेड़ लगाएं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, अच्छी यानी कि शुद्ध ताजी हवा देते हैं, छाया देते हैं। अभी जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी में हम जब रास्ते पर चलते हैं, थोड़ी दूर के बाद हम क्या देखते हैं कि पेड़ की कोई एक ठंडी छाया मिल जाए हमें, तो थोड़ी देर के लिए हम रुक जाए। या फिर चलते वक्त अगर रास्ते पे छाया होती है तो वो रास्ता भी हमें पसंद आता है, और हम बोलते कि अरे इस रास्ते पर हमें थोड़ी ठंडक लग रही है और छाया भी है, तो चलना भी थोड़ा आसान हो जाता है। और जब पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं तो वर्षा भी ज्यादा होती है, तो हमें पानी की कमी भी महसूस नहीं होती है। और आपने छाया की बात की, तो ये तो उन रास्तों की बात हुई जो खुले हैं। अब जरा शहरों की तरफ रुख करते हैं। यहाँ शहरों में सड़कों पर अक्सर एक दृश्य दिखता है भरी दोपहरिया में, जब किसी को गाड़ी पार्क करनी होती है तो वो व्यक्ति छायादार जगह ही खोजने की कोशिश करता है, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो अगली बार जब आप ऐसा सोचें कि एक छायादार जगह चाहिए, हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है या हमें खड़े होना है सड़क के किनारे, तो ये जरूर सोचें कि हाँ, अब हम जाके एक पेड़ जरूर लगाएंगे, जो भले हमें ना छाया दे, किसी और को तो छाया देगा। बिल्कुल, लेकिन इतना लोग सोचते नहीं है। अपने बारे में तो ज्यादा सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में वो कभी सोचते नहीं है। जैसा तुमने कहा कि वो गाड़ी पार्क करने के लिए छाया ढूंढते हैं, लेकिन घर के बाहर अगर एक पेड़ लगा हुआ है तो गाड़ी पार्क करने के लिए जगह कम पड़ती है। इसी वजह से कई बार वो पेड़ों कटवा भी देते हैं। तो इसलिए इन बातों का हमें ख्याल रखना है कि जहां भी जब भी जगह मिले आपको, तो आप एक पेड़ कम से कम प्रत्येक वर्ष हम एक पेड़ तो जरूर लगा सकते हैं। कहीं खुली जगह है, कोई गार्डन है आपके आसपास, कहीं मैदान है आपके आसपास, तो वहां जाकर के कम से कम एक पेड़ आप लगाइए, जिधर भी जगह मिले। और वो पेड़ जब बड़े होंगे तो आपको और पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को, सबको वो छाया देंगे, हवा देंगे। इस बात में कोई शक है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। और जब वसुंधरा हरी भरी बनेगी तो सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। धरती मेरी माता, पिता आसमान, ओ धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता, पिता आसमान। बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता, पिता आसमान। हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना
मेरे माता पिता आसमां। आकांक्षा, अगर हर व्यक्ति ये बात सोचे कि धरती मेरी माता है और पिता आसमान, अगर ये भाव अगर हमारे मन में रहेंगे तो हम इस धरती को कभी भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच ही नहीं सकते, है ना? तो इसके लिए भाव सभी के मन में होना जरूरी है कि ये जो प्रकृति है, ये जो धरती है, ये हमारी माता के समान है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा परम कर्तव्य है ना? और अब हम देखो गर्मी की बात कर रहे थे, है ना, कि बहुत गर्मी में जो पेड़ हमें छाया देते हैं, लेकिन भीषण गर्मी इस समय देश के हर हिस्से में हो रही है। हालांकि इस बार ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं पर अभी चूंकि तूफान आए थे तो थोड़ी बारिश हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव देखा गया है। लेकिन फिर भी मौसम तो गर्मी का ही है, और गर्मी के मौसम में कुछ ऐसे तरावट देने वाले पेय पदार्थ होते हैं जो हमारे पारंपरिक है, कि परंपरा से चले आ रहे हैं। अभी हालांकि इस वक्त जो है मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेय पदार्थ आ गए हैं कि हम जल्दी से ले लेते हैं और प्यास बुझा लेते हैं अपनी, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आया है या घर का व्यक्ति बाहर से जब अंदर आया है, गर्मी से परेशान है, तो हम उन्हें कुछ ऐसे पेय पदार्थ देते थे जो पीते ही उन्हें थोड़ी शक्ति भी मिलती थी और तरावट आ जाती थी। बिल्कुल, आपने तो मुझे बचपन में पहुंचा दिया। तो तुम्हें भी कुछ ऐसे पेय पदार्थ याद आ गए होंगे, है ना? कई सारे याद आए हैं। तो चलो एक एक करके, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताना है हमें अपनी सखियों को। तो आज सबसे पहले हम एक जीरा मिश्री पेय पदार्थ जो है उसकी बात करते हैं। ये परंपरागत है और बड़ा ही पौष्टिक होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जीरे का रस जो है फोड़े, फुंसी, घमौरियों को रोकता है, रक्त का शुद्धिकरण करता है और पाचन क्रिया को भी ये व्यवस्थित रखता है। इतने गुण होते हैं जीरे के अंदर। तो अब आधा बड़ा चम्मच हमको जीरा रात को सोते समय पानी में भिगो देना है, और इससे आधी मात्रा के करीब, यानी जितना हमने जीरा लिया है उससे आधी मात्रा में हमको मिश्री को अलग से पानी में भिगो देना है और सुबह पानी से निकालकर इसे सिलबट्टे पर बारीक पीसना है। वैसे आजकल सिलबट्टे का इस्तेमाल लोग कम करते हैं, तो अगर ना हो तो आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं। लेकिन जब परंपरागत पेय पदार्थों की बात हो रही है तो इसे आप परंपरागत तरीके से बनाएंगे तो इसका स्वाद बढ़ा रहेगा। वैसे भी अगर चटनी मिक्सर में पीसी जाए और वही चटनी सिल पर पीसी जाए तो दोनों का जो स्वाद होता है उसमें काफी अंतर रहता है। हाँ, अंतर इसलिए आता है क्योंकि एक तो ये कि उसमें हमारी बहुत सारी मेहनत शामिल होती है, और दूसरी बात है कि मिक्सर में जब हम कोई भी चीज पीसते हैं तो वो कटती है, लेकिन जब हम सिलबट्टे पर उसको घिसते हैं तो पीस करके उसके अंदर का रस बाहर आता है और उसका जो स्वाद होता है वो कुछ अलग होता है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप सिलबट्टे पर पीस लें उसे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन हुए जीरे को। हाँ बिल्कुल। और थोड़ी सी पुदीना की पत्तियां भी इसमें धो करके साथ में डाल दें और पीसेंगे तो पुदीना तुम्हें पता है कि वो बहुत ठंडक देता है और उसका एक जो फ्लेवर होती है, एक सुगंध जो होती है वो कुछ अलग होती है, तो वो इस पेय पदार्थ को और भी ज्यादा जो है स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में मदद करती है। और अब इस मिश्रण को एक छानने वाले कपड़े पर रखकर पानी की सहायता से छान ले और जो घुली हुई मिश्री है वो भी इसमें मिला दे, तो यानी कि वो ठंडा के साथ साथ वो मीठा भी हो जाएगा, है ना। और इस पेय पदार्थ को आप दिन में 1 या 2 बार पी सकते हैं। ये आपको तरावट भी देगा और थोड़ा शक्ति भी देने का काम करेगा, और साथ ही जैसा कि हमने बताया कि पाचन क्रिया को ये दुरुस्त भी रखता है। और जीरा और पुदीने के साथ जब मिश्री का स्वाद मिलेगा तो वो एक तरह से कहते हैं ना थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद रहेगा। मतलब उसमें पुदीना भी है, एक टैंगी सा स्वाद रहेगा। बिल्कुल। और पहले के जमाने में जो है शक्कर की बजाय मिश्री का ही लोग उपयोग किया करते थे। कहते हैं कि मिश्री जो है वो शरीर को ठंडक देने का और काम शक्ति भी देती है। और जब आप घर में बने पेय पदार्थों की बात कर रही हैं जो गर्मी में हमें तरावट देते हैं, तो आम का पन्ना, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये तो गर्मी में बनने वाला सबसे जरूरी पेय पदार्थ है। और हम जब छोटे थे, अभी भी गर्मी आती थी, हम इंतजार करते रहते थे कि किस दिन घर में कच्चे आम आएंगे और हम पना बनाएंगे। हाँ, और लेकिन आकांक्षा एक बात बताऊं तुमको कि ये जो आम का पना है वैसे तो हर घर में बनता है, लेकिन इसके बनाने का जो तरीका है वो हर घर का अपना अलग होता है ना। तो इसके लिए स्वाद में भी थोड़ी थोड़ी भिन्नता आ जाती है। वैसे तुम बताओ कि तुम कैसे बनाती हो? हम तो ऐसे बनाते थे कि जब जो कच्चे आम आते थे उनको हम छील के
उनको उबाल लेते थे। बहुत ज्यादा गलाना नहीं है आमों को, बस हल्का सा उबाल लेना है कि वो नरम गुदगुदे हो जाए। उसके बाद गुठली निकाल के उसका जो पल्प था उसे अलग कर लेते थे। फिर उसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा डाल दिया, भुना पिसा जीरा, और हम नमक डालते थे, काला नमक। हाँ, स्वाद के लिए उसमें हाँ बिल्कुल स्वाद में थोड़ा सा अंतर आता है। एक सादे नमक की बजाय अगर हम काला नमक डालते हैं तो फ्लेवर में बहुत फर्क आ जाता है उससे। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा उसमें तीखापन चाहिए तो हरी मिर्ची उसको बारीक पीस के सिलबट्टे पर उसका थोड़ा सा पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। हालांकि बच्चे तीखा पसंद नहीं करते, उन्हें तो खट्टा मीठा स्वाद पसंद आता है। तो आपने मिर्ची डाल ली, और इसके अगर चाहें तो थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं, और चीनी से बढ़िया तो मैं कहूंगी रहेगा मिश्री या फिर गुड़। और इसके बाद इन सबको मिला लें, और ये जो मिश्रण आपको जो पेस्ट के रूप में मिलेगा उसमें आप फिर जरूरत के हिसाब से पानी डालें, और ऊपर से हल्का सा धनिया बारीक काट के अगर आप सर्व करेंगी तो कोई भी ना नहीं कह पाएगा। बिल्कुल। और अगर थोड़ा ठंडा पानी उसमें मिलाएंगी या फिर थोड़े से बर्फ के टुकड़े मिला देंगी तो जो ठंडा रहता है ना, तो वो पीने में जरा ज्यादा आनंद आता है, मजा आता है। ये तो हमारा तरीका था। कई लोग करते ये हैं कि कच्चे आम को उबालने की बजाय उन्हें गैस पे भून लेते हैं। हाँ, तो भुना हुआ जो स्वाद है वो भी अच्छा लगता है। और अगर हम थोड़े पिछले जमाने की बात करें, थोड़े से पुराने जमाने की तरफ चले जाएं, तो उस समय चूल्हा जलता था। तो क्या करते थे, वो जो पूरी केरी होती थी, कच्चा आम जो होता था, उसको पूरा का पूरा उस आँच के अंदर डाल दिया। मतलब लकड़ियां जब जलती रहती, थोड़ा कोयला बन जाता था उसका, तो उसमें उसको डाल देते थे। तो धीमी धीमी आँच पर वो अपने आप उस आँच के अंदर पक जाती थी, और उसके बाद उसे निकाल करके उसका ऊपर का छिलका निकाल लेते थे, और अंदर का जो पल्प है वो एकदम सिका हुआ हमें मिल जाता था। तो उसका भी स्वाद कुछ अलग होता था। तो ये अलग अलग विधियां हैं। और कोई विधि है? मैं ये बता रही थी कि कच्चे आम का जो पना है, कहीं कहीं इसे केरी के झोल के नाम से भी बुलाते हैं। और जब गर्मियों में लू चलती है ना मंजू, तो उससे बचने के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। और साथ ही साथ ये पेट मतलब भूख भी बढ़ाता है, और जो गर्मी है उसे नष्ट करता है। तो गर्मियों का जो ये खास पेय है, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। और अभी हम एक ठंडक देने वाला गीत तो सुनेंगे, और उसके पहले ये 2 लाइनें बोलूंगी कि सोचिए, गर्मी के दिन है, तपते हुए, बाहर गर्म लू चल रही है, लेकिन घर के अंदर आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, और आपके हाथ में बड़ा सा गिलास है जिसमें आम का पना है, और बैकग्राउंड में रेडियो चल रहा है विविध भारती, और आप सखी सहेली सुन रहे हैं। बाहों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई, आया कोई, आया कोई, आया कोई, होए बाहों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई, नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई।
के दिल को धड़काता आया कोई। सपनों के जाल रंगी ख्याल देके हिचको लेते हैं आंखें न खोल। दिल की ये बात दिल का ये राज जाने ना जाने कोई तू कुछ ना बोल। आँखों से इशारों से सब कुछ समझाता आया कोई। आया कोई, आया कोई, आया कोई होए। बाहों में बहारों में खिललाता गाता आया कोई। नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। छाया है आज रिमझिम का रात, फिर भी है मेरे दिल को उतना ही गम। सखियों से दूर अपनों से दूर किसे है खबर कल कहाँ होंगे हम। उलझन की दीवारों से दिल को टकराता आया कोई। आया कोई, आया कोई, आया कोई होए। बाहों में बहारों में खिललाता गाता आया कोई। नाजुक नाजुक कलियों के दिल को धड़काता आया कोई। ये गीत बागों में बहारों में इठलाता गाता आया कोई हमने सुना, लेकिन बागों में इठलाते हुए कोई तब आएगा ना जब बाघ होंगे। आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि बाघ हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के प्रति हम जिम्मेदार नहीं हैं। जब बहुत भी हम लापरवाह हैं। हाँ लापरवाह हैं। जब भी हम बाग में जाते हैं तो फूल तोड़ लेते हैं या पौधे तोड़ लेते हैं, या कई बार बच्चे तो वहाँ पर बॉल वगैरह से खेलने भी लग जाते हैं और वो पौधों को नुकसान पहुंचाते जी। हैं। और मतलब इतने सुंदर पौधे या लगे होते हैं, लेकिन हमें इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती है कि किसी ने हमारे लिए मेहनत करके इतना बाग बगीचा लगाया है, तो हम उसकी सुरक्षा का थोड़ा सा ख्याल रखें, है ना। तो इसलिए जब हम पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो हम ये भी बात करना यहाँ जरूरी है कि जो संसाधन हैं उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम हमारी सबकी है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे थे व्यंजन विधियों के बारे में, पेय पदार्थों के बारे में। तो एक बड़ा ही पौष्टिक पेय पदार्थ है जो कि कहीं भी ले जाया जा सकता है साथ में, यानी कि सूखे रूप में उसे हम ले जाएं और जब मन हो कि भाई थोड़ी भूख भी लगी है और थोड़ी प्यास भी लगी है तो तुरंत पानी में घोला या दूध में घोला और पिया जा सकता क्या है। बात है ना। मैं समझ गई आप किस बारे में बताने वाली हैं। बिल्कुल। सत्तू जो होता है ये बड़ा बहुत वर्षों से हमारे यहाँ इसका उपयोग होता है, यानी एक बड़ा ही पारंपरिक एक चीज है ये। और जब लोग यात्रा पर जाते थे, चूंकि उस समय यात्राएं करना इतना सुलभ नहीं था, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन की यात्रा होती थी, तो भोजन की व्यवस्था क्या की जाए, तो वो सत्तू अपने साथ ले जाते थे और जब भी कभी भूख लगती थी तो पानी में उसे घोल लेते थे और पी लेते थे। तरावट आती थी, शक्ति आती थी और प्यास भी बुझ जाती थी। बिल्कुल, और पेट भी भर जाता था। मतलब 2-3 घंटे तो आराम से निकल जाते थे। हाँ, तो हम अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और वैसे सत्तू बना हुआ तो मार्केट में मिलता ही है, लेकिन आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। बड़ी आसानी से इसे बनाया जा सकता है। और इसके लिए आप जौ का उपयोग कर सकते हैं, चने का उपयोग कर सकते हैं और मसूर का उपयोग कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर मेरा ऐसा ख्याल है कि मूंग का उपयोग भी उसमें किया जाता है। तो इसके लिए करना क्या है हमें कि बहुत धीमी धीमी आंच पर ये जो पूरे जो ग्रेन्स होते हैं, यानी दाने होते हैं इन चीज़ों के, उनको हमें हल्की हल्की आंच
आंच पर इसे भून लेना है। और जब अच्छी तरह से ये सिक जाए तो इसे आप पीस लीजिए, तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और जो चने का सत्तू तो बाजार में जो भुने हुए चने आते हैं ना, उसको पीस कर भी बनाया जाता है। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और अब क्या करना है इसे, कि जैसा हमने बताया कि जो पीसने के बाद इसे अच्छी तरह से बारीक छान ले और उसके बाद इसको मिश्री इसके अंदर मिला ले, तो ये मीठा भी हो जाएगा। और उसके बाद इसे ठंडे पानी में घोल लें। और अगर आपके पास उस समय दूध की उपलब्धता है तो आप दूध में घोलकर भी इसे ले सकते हैं, सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं। या फिर कहीं अगर आप बाहर से आए हैं, गर्मी से परेशान है, भूख से परेशान है, तब भी आप इसको ले सकते हैं। और इसमें अगर आप थोड़ा सा अलग कुछ करना चाहें तो सत्तू, जो चने का सत्तू या जौ का सत्तू होता है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है, खासकर खाने के और पीने के लिए। तो अगर आपको तरावट चाहिए, प्यास लगी है, तो सत्तू में उसको आपको गाढ़ा नहीं रखना है, उसे पानी मिलाकर उसे पतला पेय बना ले। और साथ साथ उसमें आप काला नमक डालिए, हल्का सा उसमें नींबू निचोड़िए। और अगर आपको खट्टा मीठा स्वाद चाहिए तो थोड़ी सी मिश्री आप मिला सकते हैं, जिससे थोड़ी शीतलता भी मिलेगी और तरावट आएगी। और साथ ही साथ हल्की सी काली मिर्च बुरक लें। तो ये तो एक पेय हो गया। और इसमें आप चाहें तो ककड़ी एकदम बारीक कटी हुई, साथ ही साथ आधा प्याज एकदम बारीक कटा हुआ, मैं 1 गिलास का माप बता रही हूँ, आधा प्याज एकदम बारीक कटा हुआ डाल के उसे पेय रूप में भी ले सकते हैं। तो प्याज तो वैसे ही कहा जाता है कि जब लू चलती है तो प्याज काफी फायदा करता है। और ककड़ी अपने आप में ठंडक देती है। तो ये जो ठंडा सा पेय पदार्थ है, जब आप गर्मी में लेते हैं इसको, तो यानी कि एक सत्तू को हम कितनी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और वैसे गृहिणियां जो होती है ना, उन्हें किचन में नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। मतलब पहले कोई भी चीज बनाओ तो पहले थोड़ी सी बनाओ और देखें आपकी उसका टेस्ट कैसा लग रहा है आपको, और अगर पसंद आए तो ज्यादा बना करके हम अपने पूरे परिवार को इसको खिला सकते हैं, है ना। एक और पेय पदार्थ है मगज ठंडाई, है ना, वो हम बताते हैं अपनी सखियों को। तो इसमें क्या करना है हमें कि धनिया, जो आखा धनिया होता है वो, और खसखस के दाने, सौंफ, काली मिर्च, देसी गुलाब के फूल की थोड़ी सी पंखुड़ियां ले लें, अगर मिल जाए तो गुलकंद भी लिया जा सकता है। बिल्कुल। खरबूजा, तरबूजा और ककड़ी के बीज जो होते हैं वो बाजार में आसानी से हमें उपलब्ध होते, छीले हुए मिल जाते हैं। और छोटी इलायची लें और इन सबको मिला करके पीस करके आप रख लें। और 4-5 घंटे पहले प्रति मेंबर के हिसाब से 1 छोटे चम्मच के हिसाब से उसे पानी में भिगो दें। और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए चाहे तो भिगा करके जो किसी हुई बादाम होती है वो भी हम इसमें मिला सकते हैं। और इसे ठंडे पानी या दूध की सहायता से इसके अंदर मिला करके फिर छान लें। और चीनी या मिश्री मिलाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा चाहें तो ज़्यादा मिलाएं, ना तो कई लोगों को जैसे डायबिटीज होती है तो वो कम डालना पसंद करते हैं, या नहीं भी तो बिना उसके भी हम पी सकते हैं। और इस तरह से इस ठंडाई का हम उपयोग कर सकते हैं। तो गर्मी की तड़प और प्यास बुझाने में इसका उपयोग और वैसे तो इसके नाम में ही ठंडाई है। हाँ, यानी कि दिमाग को ठंडाई देगी, ये शरीर को ठंडाई देगी और आपके पेट को भी ये ठंडा रखेगी, है ना। तो इस तरह से हम इन जो पारंपरिक हमारे थोड़े पेय पदार्थ हैं इनका उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ परंपरा ये भी है कि बातों के बीच गीत सुने। ये कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्माई है। ये कौन है जिसके आने से सूरज की किरण शर्माई है। ये किसके बदन के शोलों ने पानी में आग लगाई है। ये किसके बदन के शोलों ने पानी में आग लगाई है। ये कौन है जिसके आने से ये ठंडी पवन लहराई है। ये कौन है जिसके आने से ये ठंडी पवन लहराई है। ये किसके मचलते गीतों ने मौजों को तड़प सिखलाई है।
आंचल थे गीतों ने मौजों को तड़प सिखलाई है। किसकी नशीली जुल्फों की परछाई पड़ी है लहरों पर, ये किसकी नशीली जुल्फों की परछाई पड़ी है लहरों पर। आकाश पे एक बादल भी नहीं, नदिया में घटा घिर आई है। आहा आहा हा हा ओ हो ओ आहा हा 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 ओ हो हो। ये कौन खड़ा है मौजों में तूफान लिए अरमानों का, ये कौन खड़ा है मौजों में तूफान लिए अरमानों का, है नाज से दिल पानी पानी, ये किससे नजर टकराई है। ये किसके बदन के शोलों ने पानी में आग लगाई है। आकांक्षा, जब चेहरे पर निखार होता है, सुंदरता होती है, तो ऐसी बातें कही जाती है कि भाई ये कौन है जिसके आने से तो इसके लिए हम सभी के चेहरे पर निखार लाने के लिए, या ऐसा हम कोशिश करें कि भाई सभी का चेहरा निखरा रहे, सुंदर रहे, तो उसके लिए हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो उपयोग करते ही हैं बहुत सारे, लेकिन अंदर से निखार लाने के लिए बहुत सारे हमें खान पान में भी बदलाव करना पड़ता है। और कौन नहीं चाहता मंजू कि उनका चेहरा दमकता रहे, चमकता रहे। हाँ। अगर कोई देखे तो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हाँ, और तो पूरे व्यक्तित्व पर उसका असर पड़ता है ना, कि अगर आप दिखने में जरा ठीक ठाक हैं और उसके बाद आपकी बोली चाली भी अच्छी है, तो जो एक सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है वो एक अलग ही प्रभाव होता है। बिल्कुल। और ये जो निखार है, ये बाहर के साथ साथ अंदरूनी भी उतना ही जरूरी है। तो ये जो निखार लाना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप दुनिया भर के तमाम जो केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। आप थोड़ा सा अपने किचन में झांक कर देखिए, अपने घर में देखिए, आपको कई सारी चीजें ऐसे मिल जाएंगी, रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों की हम बात कर रहे हैं, जिससे ये जो आपका निखार है दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ सकता है। बिल्कुल। और हमारे कुछ श्रोता ने भी इस बारे में लिखा है, तो वो हम पढ़ के सुनाते हैं कि एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में अगर निखार लाना है तो भीतर के कई गुणों को विकसित करना जरूरी है। अपने आप को सदैव प्रसन्न रखें, सकारात्मकता को अपनाएं, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखें और प्रदर्शित भी करें। स्वयं की खामियां या गलतियां को हर एक पल देखकर सुधारने का प्रयास करें, और सबसे जरूरी बात, जीवन को बेहद सरल और सहज बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना हमें निखार देता है। कितनी अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इन्होंने जो लिखा है, अगर हम इसका पालन करेंगे तो हमारा जो मन है वो निखर जाएगा। और हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि जो हमने पहला गाना सुनवाया था ना, पूजा के फूल फिल्म का, मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है, तो हमारे एक श्रोता ये लिखते हैं कि ये खूबसूरत गाना सुनते हुए मैं नींद से जाग करके प्रोग्राम से जुड़ गया। तो भाई इन्हें धन्यवाद देते हैं। और एक श्रोता हमारे ये भी लिखते हैं कि हम बच्चों को कहते हैं कि हमेशा सच बोलो, लेकिन क्या हम सच सुनने के लिए तैयार हैं? बच्चे तो सच बोलेंगे, लेकिन उनका सच सुनकर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी? सच सुनने के लिए पहले हमें तैयार होना होगा। हालांकि ये हमारे विषय की बात आज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोता ने लिखा है तो उनके विचारों का हम सम्मान करते हैं। और इतने अच्छे विचारों के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और कितना सही लिखा है उन्होंने, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं। अगर वो देखेंगे कि बड़े ही
अपनी हर बात को मनवाने के लिए कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेते हैं, तो बच्चों को लगेगा कि ये तो एक आम सी बात है, तो हम भी यही करेंगे। बिल्कुल। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि नदियां न पिए अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। इस गीत की ये लाइन पर्यावरण को बचाने और बनाए रखने का संदेश देती है। प्रकृति ने खुद के लिए नहीं पर हमारे लिए जो भी दिया है वो हम सभी इंसान और पशु पक्षियों के लिए एक आशीर्वाद या उपकार है। इसे कायम बनाए रखना हम सभी की साझी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। तो इन सब जो है श्रोता जो हमारी बातें लिख करके भेज रहे हैं, इनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब हम बात करते हैं निखार की। निखार यानी अंदर से निखार, कि बाहर के निखार के लिए जैसा कि तुमने कहा कि हम बहुत सारी चीजें लगाते हैं ये वो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिन्हें खाने से हमें अंदर से निखार मिलता है। और उसमें जो सबसे अहम चीज है जो इन दिनों बहुत बहुतायत में उपयोग है में लाई जा रही है, मिल रही है, वो है आम। आम में भी कई ऐसे गुण हैं जो हमें अंदर से निखार लाने में मदद करते हैं। और आम के का जो स्वाद होता है वो तो बेमिसाल है। इसमें बीटा कैरोटीन नाम का जो एक तत्व है वो पाया जाता है, जो खाने के बाद विटामिन ए में बदल जाता है। तो विशेषज्ञों के अनुसार स्वस्थ और दुरुस्त त्वचा के लिए विटामिन ए बहुत अहम भूमिका निभाता है। साथ ही ये धूप से होने वाली जलन में भी मददगार साबित होता है। इसलिए इस सीजन में जब आम मिल रहा है तो आप उसे खाइए, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां हमें रखना जरूरी है। कि जैसे बाजार में जो आम मिलता है बहुत देर तक जैसे कि धूप में पड़ा रहता है, तो उसे घर लाने के बाद पहले तो आप अच्छी तरह से धो लीजिए और कम से कम 1 घंटा पहले उसे पानी में भिगा करके रख दीजिए, ठंडा होने दीजिए। और उसके बाद उसे छील करके, या तो आप आम ऐसे ही खाना चाहें तो, और अगर उसका रस बनाना चाहें तो आप उसे छील करके उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि एक तो आम पूरा पका हुआ हो, और गर्मी से लाने के बाद उसे 1 से 2 घंटा पानी में जरूर भिगोएं। बिल्कुल। और वैसे भी मंजू, जो मौसमी चीजें होती हैं, मौसमी फल हो गए, मौसमी सब्जियां हो गई, वो जब हम सेवन करते हैं तो वो हमें फायदा ही पहुंचाती हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा संतरे का जो जूस होता है, तो संतरे के जूस में विटामिन सी की भरपूर मात्रा मिलती है, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को संक्रमण से लड़ने की क्षमता देंगे, और जो बढ़ती हुई उम्र है उसके असर को भी वो कम करने में सहायक होते हैं। और विशेषज्ञों का ये मानना है कि विटामिन सी के नियमित सेवन से त्वचा में जो झुर्रियां या दाग धब्बे जो आ जाते हैं उनसे आप बचे रहेंगे, और त्वचा जो है वो एक ताजगी का एहसास उसको होता है। तो इसके लिए भी हमें संतरे मौसम्बी का जब इसका सीजन आता है तो हमें इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ जो संतरे और मौसम्बी का जो रस होता है, अगर आप चाहें तो उसको अपने चेहरे पर लगा भी सकते हैं, तो जिससे वो जो झाइयां और जो काले धब्बे होते हैं वो कम होने में भी ये जो रस है ये सहायता करता है। और जो बादाम है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बादाम में, वो त्वचा को जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उससे बचाने का काम करते हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि विटामिन ई मांसपेशियों और जो ऊतक हैं उनको प्रभावित कर जो रूखी त्वचा जो होती है, और साथ ही साथ असमय जो झुर्रियां आ जाती हैं उनको कम करता है। हाँ, तो यानी कि बादाम के अंदर विटामिन ई होता है जो कि हमें फायदा पहुंचाता है। लेकिन इस साथ ही साथ इसके साथ जो एक सावधानी है वो भी हमें रखनी है कि चूंकि जैसा कि हम कहते हैं ये जो सूखे मेवे होते हैं ये बहुत थोड़ी मात्रा में हमें खाना चाहिए, क्योंकि ये जो पोषक तत्व थोड़ी मात्रा खाने से ही हमें मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अच्छा है इसके लिए आप बहुत सारी मुट्ठी भर खा लें, ऐसा नहीं करना है हमें, बल्कि दिन भर में 3 से 4 बादाम आपके लिए पर्याप्त होती है, तो उतनी ही खाएं। क्योंकि अगर कोई भी चीज आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारा ऑयल होता है तो वो आपको नुकसान पहुंचाता है, पाचन क्षमता पचने में भारी भी होता है। तो इसके लिए हर चीज के साथ ये बात लागू हमेशा होती है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चीज का आप सेवन करें। और इसके अलावा और एक चीज है अलसी, जो इन दिनों बहुत इसके बारे में लोग
आजमा जागरूक रहे हो गए हैं, हैं। हाँ जागरूक हो गए हैं, बताया भी जा रहा है। तो ओमेगा फैटी एसिड युक्त जो अलसी होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। और इसमें ओमेगा जो 3 होता है वो त्वचा को दुरुस्त बनाने, उसको पोषण देने, त्वचा की मांसपेशियों का लचीलापन प्रदान करने में काम करता है। और आप सुबह से शाम तक में कम से कम 1 से 1.5 चम्मच अलसी आप ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ में भी ध्यान ये रखना कि जब आप पूरी अलसी खाते हैं तो उसे भी पचने में थोड़ी वो भारी हो जाती है। इसके लिए उसको अगर थोड़ा दरदरा पीस लें, भून हाँ भून करके दरदरा पीस लें तो वो थोड़ी सी पचने में थोड़ी आपको हल्की हो जाएगी, और तब आप उसका सेवन करेंगे तो उससे कोई नुकसान भी नहीं और होगा। वैसे भी अगर खाने के बाद भुनी हुई अलसी 1 या आधा चम्मच आप चबा लेते हैं तो वो पाचन क्रिया में भी सहायक होती है। बिल्कुल, और भी ऐसी चीजें हैं कई सारी, लेकिन हम बताएंगे, पहले एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। झुक जाए पंछी प्यारे सांस तारे बोले तू कौन सी बोली बता रे बोले तू कौन सी बोली ओ पंछी प्यारे सांस तारे बोले तू कौन सी बोली बता रे बोले तू कौन सी बोली तो मंजू जी बताइए पंछी कौन सी बोली बोल रहे हैं? ये तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी बोलते प्यार की बोली ही बोलते हैं वो तो। और ये बोल रहे हैं कि इस धरती को बचाओ। हाँ, पर्यावरण की सुरक्षा करो ताकि हम चाहते रहें और आपको यूं ही अच्छी अच्छी हमारी बोली सुनने को मिले। और वैसे ये जो गाना है बंदिनी फिल्म का गाना है ये, और इसमें नूतन जी ने बड़ा ही खास विशेष उन्होंने अभिनय किया है। वैसे नूतन जी का अभिनय हमेशा ही अच्छा सराहनीय रहा है, और उनके अभिनय के बारे में तो कहा ही जाता है
कि भाई वो तो आंखों से भी अभिनय करती थी और उनके हाथ की उंगलियां तक अभिनय करती थी। और आज जो है उनकी जन्म जयंती है, तो हम इस गीत के माध्यम से उन्हें भी याद करते हैं। वो भी हमारी सखी है, तो और उनका जो अभिनय के क्षेत्र में उनका जो योगदान है उसे हम भूल ही नहीं सकते। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में जो हमें दी है वो हमने देखी है, और उनके अभिनय के जौहर जो है वो आज भी हमारे दिलों में कायम है। बिल्कुल, एकदम सरल और मोहक लगते थे। हाँ बिल्कुल, सादगी जो थी उनकी वो बड़ी मनमोहक थी, है ना। लेकिन इतनी सादगी के बावजूद भी अभिनय इतना सशक्त था कि उसकी छाप हमारे दिलों पर अभी भी छाई हुई है। बिल्कुल, तो सादगी के साथ साथ अगर चेहरे पर निखार रहे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, और क्या-क्या चीजें हैं। अब टमाटर की हम बात करते हैं, तो टमाटर जो होता है वो लाइकोपिन का अच्छा स्रोत है, और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाते हैं। और एक शोध में ये पाया गया है कि जो व्यक्ति एक दिन में लगभग 1-2 टमाटर लगभग खा लेता है, या फिर 2-3 टमाटर का पेस्ट का अगर वो सेवन कर लेता है, तो उसे धूप के असर से बचने में काफी सहायता मिलती है। तो इसके लिए हम अपने अंदर से अगर निखार लाना चाहते हैं तो टमाटर का उपयोग भी हम कर सकते हैं। और जो दही है उसे तो सदाबहार कहा जाता है। दही तो कई तरह से अपने खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पूरा खाना नहीं खाना है तो दही के साथ आपने रोटी खा ली, या दही के साथ आपने चावल खा लिए, तो दही की छाछ भी बना सकते हैं, दही में चावल मिला करके खा सकते हैं, है ना। और सलाद के अंदर भी दही मिला करके पिया जा सकता, खाया जा सकता है, या जब बच जाए वो थोड़ा सा तो उसे पिया भी जा सकता है। तो जब हम धूप से छिपते हैं ताकि जो हमारी जो नाजुक सी त्वचा है उसको सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं झुलसा ना पाए, तो जो दही है वहाँ काम आता है। ये जब हम उसका सेवन भी कर सकते हैं या लगा भी सकते हैं। हम जो कई सारे उपटन जो हम घर में बनाते हैं ना, तो उसमें हम दही का उपयोग भी करते हैं। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि दही हमारी त्वचा को अच्छा बनाए रखने में मददगार होता है, और साथ ही ये हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी उपयोगी है। तो जब हड्डियां मजबूत होंगी, यानी कि अंदर से जब मजबूती मिलेगी, तो निखार भी अंदर से मिलेगा हमें। तो इसके लिए आप दही छाछ का उपयोग करते रहिए, और साथ ही साथ अपने किचन में झांक कर देखिए कि और क्या-क्या चीजें हैं जो आपको आपके निखार को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगी। और हमने जब कंप्यूटर के अंदर झांक करके देखा तो एक गाना और हमें झांकता हुआ दिखाई दिया। जो किसी तो
तो ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। तो भाई आप भी इस पर्यावरण के प्रेम में खो जाइए, अपनों के प्रेम में खो जाइए और इस जीवन का आनंद लीजिए। और अब कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप सभी को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।